दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त अपना जो पड़ोसी देश नेपाल है वो जिस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2006 में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एकॉर्ड हुआ था, वहाँ के कम्युनिस्टों, वामपंथियों, माओविस्टों या कथित माओविस्ट जो भी आप कह लीजिए, और इसके बाद मोनार्की का अंत हुआ, सरकार बनी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद से एक रिपब्लिक के तौर पे नेपाल फंक्शन करता रहा है। नेपाल में एक लोक गणतांत्रिक जो है व्यवस्था रही है, चुनी हुई सरकार आती रही है। लेकिन इस बार जो ये हालात पैदा हुआ है, अब इसमें आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर है कि रिपब्लिक को बनाए रखने, गणतंत्र को बनाए रखने, लोकतंत्र को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश राष्ट्रपति भवन और आर्मी की तरफ से भी एक कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस दरमियान इस पूरी प्रक्रिया में जब नेपाल में प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के हैं ओली साहब, वो रिजाइन कर चुके हैं, गृह मंत्री रिजाइन कर चुके हैं, विदेश मंत्री रिजाइन कर चुके, सारे मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सरकार का तख्ता पलट बिल्कुल क्लियर कट है। यानी नौजवानों ने, वहाँ के युवाओं ने सोशल मीडिया और करप्शन के इशू पर जो एक ज़बरदस्त, उसको आंदोलन आप कह लीजिए, उसको रिवोल्यूशन कह लीजिए, उसको काउंटर रिवोल्यूशन कह लीजिए, जो भी आप कहिए, लेकिन जिस तरह का अभियान पूरे देश में छेड़ा, उसके बाद तख्ता पलट हो गया। और ये तख्ता पलट वाकई ऐसा तख्ता पलट है जिसको हाल फिलहाल केवल बांग्लादेश में देखा गया है। तो बांग्लादेश से काफ़ी मिलती जुलती स्थितियां हैं। यहाँ भी, नेपाल में भी अब आर्मी ही सारी इश्यूज को टेकअप कर रही है, एड्रेस कर रही है, और वही रास्ता बना सकती है कि आगे सरकार का गठन कैसे हो। जो नौजवान हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो मैदान में हैं, उनके कई नेताओं ने, जो माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से उनके वो नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अब आप घरों में चले जाइए, सड़क खाली कर दीजिए, कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, कोई अशांति नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल की सड़कों पर, नेपाल के मोहल्लों में, नेपाल की गलियों में, नेपाल की सड़कों पर काफ़ी उपद्रव हो रहा है। लोगों को बहुत पीटा जा रहा है, लोगों के खिलाफ हिंसा की जा रही है। यकीनन इन छात्रों और युवाओं, या जो भी कह लीजिए, इनके खिलाफ भी स्टेट का जो एक ऑपरेशन है, स्टेट ने, सरकार ने, सत्ता की जो एजेंसीज हैं, मशीनरी हैं, पुलिस ने और तमाम एजेंसीज ने जिस तरह इनके ऊपर भी हमले किए और उसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, कुछ उसी तर्ज पर नौजवान इस समय जब तख्ता पलट कर चुके हैं, वो भी जिनको जिनको देख रहे हैं उनकी पिटाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। और इसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, कुछ पुलिस वाले भी मारे गए हैं, अनेक लोग हताहत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी कई लोगों के बारे में सूचना आ रही है। और एक और बात हो रही है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, चाहे उनकी उम्र 80 साल हो, चाहे 60 साल हो, यहाँ तक कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी, उनको भी काफ़ी वायलेंस का शिकार किया जा रहा है, उनको भी काफ़ी उन पर हमले किए जा रहे हैं। पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो हैं देव बहादुर देउबा, उनको भी पीटा गया है, और उनकी वाइफ जो हैं बुज़ुर्ग, 80 साल उनकी उम्र बताई जाती है मिस्टर देउबा की, तो उनकी वाइफ भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी हिंसक वारदात हुई है, ऐसा बताया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिनका मैं ब्यौरा अब मैं देने के बजाय कुछ और बातें आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि वे ब्यौरे आपको अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगे। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो आमतौर पे जो राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सामान्य विवरण नहीं है, सामान्य ये डिटेल्स नहीं है। अब जैसे इस समय अगर देखा जाए तो जो कुछ नेपाल में हो रहा है, उसमें दो तीन नाम बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं। और ये जो दो तीन नाम हैं, ये जेन जेड के आंदोलन के बीच से उभरे हैं। इनमें एक नाम है बालन शाह का, और बालन शाह के अलावा एक जो दूसरा नाम है रवि लामिछाने का। ये रवि लामिछाने और बालन शाह के अलावा एक तीसरा भी नाम उभर कर आया है, और वह है सुदुन गुरुंग का, जो एक एनजीओ चलाते हैं। और सुदुन गुरुंग के बारे में माना जाता है कि ये जो इस बार सड़कों पर भीड़ उमड़ कर आई है, उसको ऑर्गेनाइज करने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन रवि लामिछाने और बालन शाह, ये दोनों जो हैं
सियासतदान हैं। बालन शाह बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं और माना यह जा रहा है कि ये अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अभी जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जो भीड़ सड़कों पर है नौजवानों की, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन किए जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया और एक तरह से उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट दिया, तो वो जो भीड़ है उस भीड़ के बीच से जो आवाज़ उठ रही है वही है कि नेपाल का अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बालन शाह को बनाया जाए। तो ये बालन शाह हैं कौन? बालन शाह महज 35 साल के नौजवान हैं और ये मधेशी हैं, मैथिल मधेशी, यानी मधेश मूल के हैं। और ये अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो ये मैथिल है। तो मैथिल लोग नेपाल में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, जाहिर है। तो ये मैथिल मूल के मधेशी हैं। मधेशी वे लोग हैं जो नेपाल के नागरिक हैं, नेपाल में रहते हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि उनके रूट्स कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मधेशी लोग हैं, इसमें बहुत ओरिजिनल नेपाली भी हैं, लेकिन जो पहाड़ के नहीं हैं, नीचे के हैं। तो ये इस परिवार से में जन्मे हैं और ये एक नेपाली रैपर हैं, संगीतकार, कवि और इंजीनियर भी। इंजीनियरिंग इन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है, एमटेक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सज्जन काठमांडू राजधानी नगर के मेयर हैं और मेयर पद के लिए जो चुनाव हुआ उसमें इन्होंने ट्रेडिशनल जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हरा दिया। और जबकि ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी का आप समझ सकते हैं क्या हाल है। मतलब इनके गाने में, इनके लटके झटकों में, इनके अंदाज में कुछ ऐसी चीज़ जरूर काठमांडू वालों ने देखी होगी कि इनको मेयर बना दिया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको खारिज कर दिया। तो ये मेयर हैं और मेयर के रूप में इनके जो कामकाज हैं वो बड़े चमकीले हैं। जैसे सड़कों को साफ कराना, सड़कों पर जो बैठ करके सामान बेचने वाले गरीब लोग जो होते हैं उनको सड़कों से हटा देना, इंक्रोचमेंट के नाम पर हटा देना। इस पर भी जो ह्यूमन राइट्स वॉच करके वहाँ की एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इन पर आरोप लगाया कि ये गरीबों को वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव कोई जॉब दिए बगैर, उनको अलग कोई जगह दिए बगैर, कोई जहाँ जाकर वो दुकान कर सकें, ये सड़कों से हटा रहे हैं। ये अतिक्रमण को हटाने का तरीका नहीं है। ये तो बड़े लोगों का अतिक्रमण ही हटा नहीं रहे हैं, केवल गरीबों का अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो माना जाता है कि बालन शाह एक मध्यवर्गीय रुझान के व्यक्ति हैं, शहरी मध्यवर्गीय अमीर आदमी एक हैं, ऐसे आदमी जिनको गरीबों का दर्द उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जो अमीरों के इंक्रोचमेंट पर उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन गरीबों के इंक्रोचमेंट पर ध्यान जाता है, क्योंकि गरीबों का इंक्रोचमेंट सबको बुरा लगता है, क्योंकि वो सड़कों पर दुकान बिछा देते हैं तो सड़कें खराब दिखती हैं, सड़कें न्यूयॉर्क की तरह नहीं दिखेंगी और तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि गरीब सड़क पर क्यों आ गए, इन्हें तो सजी सजाई अपनी दुकानों पर होना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्कों में सजी सजाई दुकानें सब तो सजा नहीं सकते। तो बालन शाह कुछ उस तरह के व्यक्ति हैं और भी बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंक्रोचमेंट को हटाना कोई बुरा काम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंक्रोचमेंट अगर आप हटा रहे हैं, खासकर गरीब दुकानदारों का, तो उनको एक वैकल्पिक प्रबंध करके देना चाहिए, जैसा आजकल हमारे देश की कई सरकारें करती हैं। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं बहुत सारी, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी की हों। हमने देखा है कि कई राज्यों में जो दुकान वालों को सड़क से हटाया जाता है, जो इंक्रोच करके सामान अपना बेच रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उनको कई जगह बाकायदे दुकान खोल करके दी जाती है, उनसे क्रमशः किस्तों में पैसा लिया जाता है। तो ये अच्छी बात है। तो इसको लेकर ये मशहूर हुए थे बालन शाह। और एक अर्बन पुअर लोग जो है थोड़ा इनसे नाराज, लेकिन अर्बन जो एलिट है या अर्बन मिडिल क्लास है वो इनसे बहुत खुश रहता है। तो यूँ कहा जाए कि अर्बन मिडिल क्लास के एक ये हीरो हैं। और जाहिर है इनके गीत संगीत या इनके गाने का अंदाज, इनकी कविताएं, ये सब अर्बन जो मिडिल क्लास है काठमांडू का या नेपाल का, उसके बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और अंदाज भी उसी तरह का है। तो ये इस तरह की बात इनके साथ मानी जाती है। और इनकी धर्मपत्नी जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, सबीना काफले, वो एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा इन्होंने कई मुद्दों पर स्टैंड लिए हैं। जैसे एक फिल्म वहाँ पर आई थी जिसमें सीता को भारत की बेटी बताया गया था, तो इन्होंने उसको स्क्रीनिंग से रुकवाने की कोशिश की थी और रुक भी गया उसका स्क्रीनिंग। लेकिन बाद में फिर स्थितियाँ जब आ गई ऐसी तो उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया
और स्क्रीनिंग होने लगी फिल्म की। अपने स्टैंड को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, कुछ इस तरह से किया। तो वो नेपाल की अपनी एक पहचान कि सीता नेपाल की थी और भारत की बेटी क्यों उनको कहा जा रहा है, इस तरह का एक गौरव अपने देश का, उससे भी इनका एक जुड़ाव माना जाता रहा है। हम ये नहीं जानते कि इनके किन संगठनों से भारत के या दुनिया के अन्य हलकों में या नेपाल में किन संगठनों से इनका रिश्ता है, हम ये नहीं जानते। किसी से कोई वैचारिकता इनकी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र पॉलिटिशियन ये मानते हैं। और बहुत दिलचस्प आदमी है। देखना होगा कि ये जो अभी नौजवान जो सड़कों पर हैं, जो तख्ता पलट के मुख्य किरदार हैं, उनके बीच इनकी जो पॉपुलैरिटी क्यों है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये कुछ दिनों के बाद खुलकर सामने बात आएगी। लेकिन अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए यह भी एक उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। दूसरे जो सज्जन हैं, जो जेन जेड की जो भीड़ है, भीड़ ही कहेंगे क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज चिंतन या विचार वाली भीड़ ये लोग नहीं हैं। ये लोग अराजकता इनमें है, इनमें उपद्रव भी दिखाई देता है, इनमें हिंसा भी दिखाई देती है। ले देकर इसीलिए मैंने तुलना की कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे काफ़ी मिलता जुलता है। यकीनन बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट थी वो पॉपुलर नहीं थी, वो बहुत ही गलत उसने कई फैसले किए थे जिससे बांग्लादेश में प्रभाव पड़ा था और बांग्लादेश में अवाम जो है काफ़ी उसमें डिस्कंटेंट था। तो डिस्कंटेंट का फायदा उठा करके बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। लेकिन दोस्तों उसी तरह का तख्ता पलट आपको नेपाल में भी दिखाई दे रहा है कि यकीनन जो सरकार ओली साहब की थी, केपी शर्मा ओली की, कम्युनिस्टों की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस लेड सरकार रही हो, किसी सरकार ने जो नेपाली अवाम है उसके एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसकी आकांक्षाओं पर वो खरी नहीं उतरी। और खरी नहीं उतरने से लोगों में नाराजगी थी, डिस्कंटेंट था, और उसका फायदा उठाकर ये जो अर्बन मिडिल क्लास जो यूथ हैं वे आ गए आगे। और निश्चित रूप से इनको कहीं से मदद, किसी से समर्थन, कोई कहीं से कोई इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा। यहाँ तक कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे सड़कों पर आया जाए, कैसे लोगों को इमोशनलाइज किया जाए, इसका कोई टूल किट भी इनके पास रहा होगा, कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल टूल किट की बात मैं कर रहा हूँ। और उसको भी ईजाद करने वाले या उसको फ्रेम करने वाले भी कुछ लोग रहे होंगे जिनका चेहरा अभी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ये यूं ही नहीं हो गया, स्पॉन्टेनियस दिख तो जरूर रहा है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज होने में काफ़ी टाइम लगा होगा। तो दूसरे जो सज्जन इसमें दिखाई दे रहे हैं, इस पूरी जेन जेड की भीड़ के बीच से जो नाम गूंजता उठ रहा है, वो है रवि लामी छाने। रवि लामी छाने बालन शाह की तरह स्वतंत्र पॉलिटिशियन नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन नहीं है, ये बाकायदे पॉलिटिशियन है। और ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी नाम की एक पार्टी है, उसके चीफ हैं, उसके ये संस्थापक भी हैं, जो नई पार्टी है। और ये चितवन से सांसद भी रहे हैं वहाँ के, और फिर इनकी सांसदी चली भी गई थी बहुत सारे कारणों से। 51 वर्ष के हैं और 2024 में कुछ महीने के लिए ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर प्रचंड की सरकार में। ये इनकी नागरिकता के सवाल को लेकर मामला कोर्ट में गया कि ये नेपाली नागरिक कैसे बने हैं। नेपाली नागरिक पहले थे, फिर ये अमेरिकन नागरिक बन गए थे जब अमेरिका में थे, जहां उन्होंने विवाह भी किया, और या नहीं किया कोई नहीं जानता, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सीज हैं। तो 2007 से 17 के बीच में अमेरिकी नागरिक अगर थे ये और फिर आए यहाँ, तो फिर उन्होंने नागरिकता ले ली ताकि पॉलिटिक्स में उतर सकें नेपाल की। और बताया जाता है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ी नहीं थी संभवतः, ऐसा माना जा रहा है। तो कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने इनकी नागरिकता पर जो सवाल थे उसको जायज़ माना, और इनके इलेक्शन से लेकर और इनके तमाम जो इनके सरकारी जो ओहदेदारी थी उसको छोड़नी पड़ी। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके आधार पर इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और ये कुल मिलाकर एक ऐसे व्यक्ति हैं, रवि लामी छाने, काफ़ी विवादास्पद रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे इस भीड़ के हीरो बन गए हैं कि। और ये जेल में थे, अभी आज ही छूटे हैं संभवतः, आज सुबह या दोपहर में इनको जेल से छुड़ाया है ये जेन जेड के लोगों ने, और दबाव डाला आर्मी पर और लोगों पर कि इनको छोड़ा जाए। ये हमारे आदरणीय हैं, और ये जो आदरणीय हैं ये जाहिर है इनका भी नाम अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में या अंतरिम गृह मंत्री के रूप में इनका भी नाम आ रहा है। वैसे भी ये चूंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके अंडर में संभवतः गृह मंत्रालय ही था, तो हो सकता है कि इनको गृह मंत्री बनाए जाने की पैरोकारी चल रही हो इस भीड़ द्वारा, जो भीड़ इस समय सड़कों पर है। और नेपाल में जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है यही पुलिस है, यही शासन तंत्र को
चलाने का एक तरह से यूँ कहा जाए कि सोर्स है, यानी शासन तंत्र जो भी आगे आएगा इसी इसी भीड़ की एक तरह से नुमाइंदगी करेगा और इस भीड़ के जो लोग हैं वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो रवि लामिछाने इनके बहुत प्रिय हैं इस भीड़ के। ये पॉलिटिशियन होने से पहले जर्नलिस्ट थे और एक चैनल जो है वहाँ का न्यूज़ 24 उसको बोलते हैं, उस चैनल में टॉक शो करते थे, 2013 की बात है। और लंबे लंबे शो करने के ये काफ़ी अभ्यस्त थे और काफ़ी उसको अपना स्पेशलाइजेशन मानते थे और इनके शो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। तो कुल मिलाकर ये टेलीविज़न की हस्ती हैं और टेलीविज़न से पॉलिटिक्स में आए हैं। तो एक तरह से यूँ देखा जाए कि बालिन शाह और रवि लामिछाने ये दोनों अलग अलग जरूर हैं। एक स्वतंत्र पॉलिटिशियन है, एक पार्टी पॉलिटिशियन है, एक की उम्र 35 है, एक की 51 है, लेकिन दोनों में एक बहुत दिलचस्प समानता है। दोनों जो है यूक्रेन के जो चीफ हैं, राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की, बिल्कुल जेलेंस्की की तरह हैं। जैसे ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जेलेंस्की पॉलिटिशियन के तौर पे उभरने से पहले वो एक एक टॉक शो करते थे या टेलीविज़न पे आते थे और टेलीविज़न पर जो उनकी अपीयरेंस थी, खासकर उनके जो प्रोग्राम्स थे वो हंसी मजाक के थे, सटायर के थे और तमाम तरह के इस तरह के प्रोग्राम्स करते थे जिससे कि वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे शो करने वाले लोग हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो कुल मिलाकर वो व्यंग, सटायर, हंसी मजाक इस तरह के प्रोग्राम्स करते थे जेलेंस्की और उनको माना जाता है कि यूएस के जो की लॉबी जो है उसने उनको पिकअप किया और उनको फिर एक तरह से रिप्लेस कराया वहाँ के इलेक्टेड जो उस समय के प्रेसिडेंट थे और जेलेंस्की तब से यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए और काफ़ी पॉपुलर हुए। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का हाल ये हुआ कि पूरा देश जो है युद्ध की आग में झुलसने लगा था और रूस से उनका टकराव बहुत बढ़ गया। तो अभी जो ये दोनों नेता इमर्ज किए हैं ये भी उसी तरह से हैं। ये कोई टॉक शो से आया है, टेलीविज़न की स्क्रीन से सीधे पॉलिटिशियन बना है और कोई जो है रैपर है और उस अपने गुण, अपनी क्वालिटी या अपने क्वालिफिकेशन जो भी आप कह लीजिए, जो भी उनके पास एक हुनर है, उस हुनर का इस्तेमाल करते हुए वो लोकप्रिय हुए हैं और नौजवानों में खास तौर पे। और चूंकि नौजवानों ने ये पूरा जो उग्र आंदोलन छेड़ा अपना, जो सड़कों पर आए जिसको लेकर, वो जाहिर है प्रोवोक हुए थे जब ये सरकार जो है मिस्टर ओली सरकार ने जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं उनको बैन कर दिया। और उसमें व्हाट्सएप था, उसमें यूट्यूब था, उसमें इंस्टाग्राम था। ये जितने प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बैन किए, इससे नौजवान बिल्कुल खफा हो गए, नाराज हो गए और जायज़ था ये बिल्कुल गलत फैसला उनका था। और इस फैसले के ये फैसला कितना वो गलत कर रहे हैं इसका उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनकी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा और ये हालत उनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा वो सरकारें अच्छा काम भी नहीं कर रही थीं, वे बेहद अनपॉपुलर हो चुकी थीं, ठीक बांग्लादेश की उस सरकार की तरह जिसके खिलाफ वहाँ पर लड़कों ने, युवाओं ने विद्रोह किया और तख्ता पलट किया। तो ठीक नेपाल में वही स्थिति आज दिखाई दे रही है जो कुछ समय पहले हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखी थी कि कैसे अनपॉपुलरिटी जो है सरकार की, कैसे वो एक अलग ढंग की अराजकता की तरफ ले जाती है। और जो लोग इमर्ज करते हैं वो लोकतंत्र के कोई बहुत पहरेदार नहीं होते हैं, एक गणराज्य को मजबूत करने की उनमें कुवत नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी तात्कालिक तौर पे वो एक रिप्लेसमेंट होते हैं जो आज बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है और भविष्य में हो सकता है कि नेपाल में भी वो दिखे। हम नहीं जानते कि नेपाल का भविष्य क्या होगा, लेकिन हम एक आम भारतीय के नाते, पड़ोसी मुल्क के एक आम नागरिक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में जो दुनिया के हर देश में एक बेहतर ज़िंदगी लोगों की चाहता है, जो स्वतंत्रता चाहता है, हर मुल्क के लोगों में जो चाहता है कि उनकी नागरिकता को काफ़ी तवज्जो मिले और उन्हें सुख सुविधा मिले, उन्हें स्वतंत्रता के अलावा उनको पूरी तरह से आज़ादी, उनको एक तरह से अच्छा कामकाज उनको मिले। तो ऐसी एक सुख चैन भरी ज़िंदगी नेपाल के लोगों मिले, ऐसी चाहत रखने वाले एक पत्रकार के रूप में मैं भी मानता हूँ कि नेपाल का जो लोकतंत्र है बड़ी मुश्किल से जो कामयाब हुआ और जिसको ख़त्म किया गया, राजशाही का ख़ात्मा हुआ, वो कंटिन्यूटी में रहे और उस पर कोई ख़तरा न पैदा हो, इसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए इन नौजवानों को, या कम से कम इन नौजवानों के बीच से जो उभरता नेतृत्व आएगा उसको अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये बालिन शाह और रवि लामिछाने
और इसके अलावा जो एनजीओ एक चलाते हैं सुदन गुरुंग, ये 3 लोग काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी इस खबर ये भी आ रही है कि कई बड़े नेता जो वहाँ के हैं पूर्व प्रधानमंत्री तक, उनके घरों में भी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ तक कि जो उनकी महिलाएं हैं उनके घर में, उनको भी उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत ही निकृष्ट कोटि का काम है और मैं समझता हूँ कि ये हिंसा, ये जो तोड़-फोड़, ये उपद्रव, इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए और जो लोग भी अपने आप को इस उपद्रवी भीड़ का नेता मानते हैं, उनको तत्काल लोगों को अंकुश में लेना चाहिए कि वो निर्दोष लोगों पर हमले ना करें। इससे वे उन लोगों से भी बुरे माने जाएंगे जिनके खिलाफ वो लोगों को भड़काकर सड़कों पर लाए थे और जिनकी सत्ता को उन्होंने पलट दिया है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।